जीडीपी, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम डिस्कशन करने वाले रूट दैट इज अबाउट द नेशनल इनकम। इसका मतलब क्या होता है, सामान्य नागरिकों के द्वारा, निवासियों के द्वारा एक वर्ष में जो कमाया गया धन होता है वो आपका कहलाता है नेशनल इनकम, ठीक है। सोलफुल भाई इसको यहाँ समझना, मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं इधर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये पॉइंट आपको कुछ ऐसे निकल के आता है जिसमें आपको पता लगता है कि नेशनल इनकम क्या है, ठीक है। नेशनल इनकम का मतलब होता है कि भाई एक वर्ष में देश के सामान्य नागरिकों यानी निवासियों के द्वारा अर्जित की गई आय, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, और राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है वो आप एक बार समझ लीजिए। इनकम जनरेटेड बाय द सिटीजंस, इनकम कंप्लीट इनकम ऑफ सिटीजन, हमारे देश के सभी नागरिकों के द्वारा अर्जित है, देश के सभी नागरिकों के द्वारा, देश के सभी नागरिकों द्वारा अर्जित आय, नागरिकों द्वारा अर्जित आय, अर्जित आय। अच्छा, इसमें हम याद रखना नागरिकों प्लस संस्थाओं द्वारा अर्जित आय, ठीक है। टोटल अर्न्ड इनकम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स, टोटल अर्न्ड इनकम ऑफ सिटीजंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। वो पॉइंट हमें यहाँ पर समझना है कि जो टोटल इनकम होती है जो ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यहाँ पर कमाई जाती है, हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ठीक है। परफेक्ट, क्लास को लाइक भी कर लेना, बाद में आपसे भूल जाते हैं, ठीक है, मैं भी नहीं कह पाता बाद में, ठीक है। तो दूसरा है कि केवल लाइव यूट्यूब पे रहेगी, अगर आप रेगुलर पढ़ना चाहते हो तो आपको लाइव ही आना पड़ेगा, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, आप पढ़ सकते हैं। और इस वाली क्लास में मैं बात भी नहीं करता ज़्यादा तो आपको पढ़ने में भी स्वाद मजा आता है। अब इसमें बात करते हैं, पहली बार इसकी गणना 1867 और 68 को आधार वर्ष मानकर की गई थी। इसकी प्रथम गणना की अगर मैं बात करता हूँ, प्रथम गणना कब की गई थी, सब प्रथम गणना, पहली बार कैलकुलेशन की अगर हम डिस्कशन करते हैं सर, इसमें जो बेस ईयर मानी गई थी, बेस ईयर यानी जिस ईयर की गणना की गई थी वो 1867 और 68 में की गई थी। बट ये पब्लिश कब होती है, प्रथम गणना पब्लिश कब होती है, पब्लिश 1901 में, पब्लिश यानी प्रकाशित कब हुई, तब ये प्रकाशित होती है 1901 में। और 1901 में प्रकाशित किसके द्वारा की जाती है सर, दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रकाशित की जाती है, भाई दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो ये किसके द्वारा की जाती है, भाई दादा भाई नौरोजी किताब लिखते हैं नौरोजी। किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि भाई भारत के अंदर गरीबी और अनब्रिटिश रूल, अपनिशवाद की नीति। और ये बताते हैं कि भाई यहाँ पर हमें समझ में आता है कि प्रति व्यक्ति आय अपनी 30 रुपए है। यहीं पर हमें समझ में आता है कि हमारी प्रथम गणना के हिसाब से जो आय थी, अपनी पहली बार की गणना के हिसाब से जो आय थी वो 20 रुपए पर पर्सन थी, जो बहुत ज्यादा कम है। अब आप सोचेंगे इतनी कम क्यों थी, इसके लिए भी दादा भाई नौरोजी कॉन्सेप्ट देते हैं कि आय इतनी कम क्यों है। दादा भाई नौरोजी बताते हैं क्योंकि इसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट चल रहा था, जिसमें बताया जाता है कि ब्रिटिश लोग हमारे पैसे को अपने देश में लेके जा रहे हैं, तो हमारे देश का जो पैसा है वो हमारी जीडीपी में योगदान नहीं दे रहा, हमारे देश का पैसा ब्रिटेन की जीडीपी में योगदान दे रहा है। तो यहाँ पर ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी इसी में बनाई जाती है, जो बुक है इसी बुक में आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी दिखाई देती है। इस बुक में एक स्पेसिफिक थ्योरी बताई जाती है, इस बुक में एक थ्योरी थी और थ्योरी का नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को ही इसके अंदर बताया जाता है। इसी के सिद्धांत के हिसाब से बताया जाता है कि भारत का धन ब्रिटेन जा रहा है, कैसे जो भारतीय रुपया है वो कैसे ब्रिटेन पहुंच रहा है और ब्रिटेन में जाके उनकी जीडीपी में योगदान दे रहा है, भारतीय जीडीपी में योगदान ही नहीं दे पा रहा, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आया। बट दादा भाई नौरोजी कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, ये कोई अर्थशास्त्री नहीं है ना, और ना इनको मेथड्स आते हैं, ये तो एक समाज सुधारक है, ठीक है। लेकिन पहली बार ये जो किया जाता है ये वीके आरवी राव के द्वारा किया जाता है, जो पहले अर्थशास्त्री के द्वारा किया जाता है। प्रथम वैज्ञानिक गणना अगर मैं कहूँ, प्रथम अर्थशास्त्र के आधार पर, प्रथम अर्थशास्त्री द्वारा फर्स्ट बाई इकोनॉमिस्ट। हम देख लेते हैं कि भाई इकोनॉमिस्ट के बेसिस पर क्या चर्चा है। जो इकोनॉमिस्ट है इसमें बेस ईयर क्या रखते हैं, वो अपनी अलग बेस ईयर यहाँ पे लिख देते हैं। बेस ईयर 1931 और 32 को बेस ईयर मानते हैं कि 1931-32 में भारतीय आय कितनी रही होगी, 1931 और 32 में 31 और 32 में आय कितनी रही होगी, है। चलो, तो इसमें डॉक्टर वीके आरवी राव इसका मापन करते हैं, अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर वीके आरवी राव, भाई डॉक्टर वीके आरवी राव। इन्होंने अपनी पढ़ाई अमेरिका से की है, वीके आरवी राव, ठीक है, याद रखना। इन्होंने अपनी पढ़ाई अमेरिका, लंदन और बॉम्बे जैसी जगहों से की है। अब यहीं पर हमें समझ में आता है कि यह क्या रहेगा सर। हमें समझ में आया कि डॉक्टर वीके आरवी राव के द्वारा ही कॉन्सेप्ट दिया गया कि हमारी नेशनल इनकम 62 रुपया है। अपनी कितनी नेशनल इनकम है पांडे भाई, हमारी जो नेशनल इनकम है वो 62 रुपये में बताई गई, RS 62 पर पर्सन इसमें बताई गई। और यह पब्लिश कब होती है, 1934 में। पब्लिश यानी प्रकाशित कब होती है, 1934 में प्रकाशित हुई, ठीक है। 1934 में इसको प्रकाशित किया गया, राइट, 1934 में प्रकाशित इसको किया गया, परफेक्ट है। तो अब सोच के देखो ये 3 गुना हुई है, और 3 गुना होने में समय कितना लगा है, लगभग आप मान के चलिए 80 साल के आसपास का समय लग गया, 70 साल के आसपास का समय लग गया, ठीक है। चलो परफेक्ट, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखेंगे। इसके बाद पॉइंट जो आपको देखने को मिलता है, इसके बाद पॉइंट आपको देखने को मिलता है कि राष्ट्रीय आय को मापने के लिए आपकी कमेटी भी बनाई गई। ये तो मैंने खाली आपको बताया कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्या रहा और ये पर्सन्स के द्वारा क्या क्या किया गया, लेकिन अभी हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं जो पहली कमेटी बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं पहली नेशनल इनकम को मापने की कमेटी टू मेजर द नेशनल। तो पहली नेशनल इनकम कमेटी का डिस्कशन करते हैं। पहली नेशनल इनकम कमेटी बोलिए। तो पहले ना हम कमेटी की बात कर लेते हैं, जो पहली समिति है जो यहाँ नेशनल इनकम का मापन करेगी, ठीक है भाई। तो हम उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, उसको समझिएगा। ये राष्ट्रीय आय का मापन जो है 1949 में एक समिति के द्वारा होता है। इस समिति में 3 लोग, तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय समिति। इसमें 3 लोग हैं, तो राष्ट्रीय आय समिति है, और इसी राष्ट्रीय आय समिति में कितने लोग हैं, 3 पर्सन इसमें काम करते हैं, उन्हीं के द्वारा हिसाब किताब मापा गया है। अभी 3 पर्सन कौन कौन हो जाएंगे, हेरार के पीसी महालनोबिस हैं, और इसके अलावा 2 लोग और भी हैं, पीसी महालनोबिस हैं। इसके हेड कौन है इसके पीसी महालनोबिस। याद कैसे रखोगे पीसी महालनोबिस को सर, पीसी महालनोबिस वो पर्सन है जो हमारे सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर भी यही अपना कॉन्सेप्ट दिए हैं, ठीक है। चलो याद रखेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें अन्य सदस्य कौन कौन हो जाएंगे। अरे पुलिस आगे, पुलिस मान जा। अन्य सदस्य कौन कौन है, एक है डॉक्टर गॉडगिल, ठीक है, एक है डॉक्टर गॉडगिल और दूसरे वीके आरवी राव। इसमें अन्य सदस्य हैं डॉक्टर गॉडगिल है और एक है डॉक्टर वीके आरवी राव, डॉक्टर गॉडगिल। पॉइंट आता है जो हम विश्व या भारतीय सांख्यिकी दिवस जो हम मनाते हैं, वो इन्हीं की याद में मनाते हैं। भारतीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स
स्टैटिस्टिक्स डे। सांख्यिकी दिवस हम इन्हीं की याद में मनाते हैं, सांख्यिकी दिवस। तो सांख्यिकी दिवस कब मनाए जाते हैं वो आप बता दीजिए, क्योंकि हमने एक स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं, इनकी याद में मनाते हैं। किस दिन मनाया जाता है वो लोग आप मुझे बताएंगे। तो ये हायरार्की रहा, ये हायरार्की का सिस्टम रहा। ठीक है, कोई दिक्कत है? सब बिल्कुल दिक्कत नहीं है और आसान तरीके से हम इसके बारे में समझ पाते हैं और कोई दिक्कत भी हमें इसमें नहीं होती। मैं परफेक्ट है भाई अगर आप इस चीज़ को समझ पाते हो। देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पर सांख्यिकी दिवस के अंतर्गत ही थोड़े ना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए कि भाई एक फाइनेंशियल ईयर होती है जिसके आधार पर गणना होती है। गणना का आधार होता है फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर पर गणना होती है। गणना का आधार क्या होता है? गणना का आधार या गणना का कार्यकाल। गणना का कार्यकाल क्या होता है? कार्यकाल यानी टेन्योर। टेन्योर जो होता है, टेन्योर ऑफ कैलकुलेशन क्या होता है? टेन्योर ऑफ कैलकुलेशन क्या होता है? सर टेन्योर ऑफ कैलकुलेशन का अगर हम डिस्कशन करें कि भाई किस कैलकुलेशन के बेसिस पर ये बात होती है, तो भाई आपको समझ में आएगा कि जो टेन्योर ऑफ कैलकुलेशन होता है ये 1 वर्ष का होता है। दिस इज ऑफ द 1 ईयर। साइबर शैडो भाई ये 1 वर्ष का होता है, 1 ईयर का होता है और इसको हम बोलते हैं एनुअल ईयर। एनुअल ईयर हम इस चीज को बोलते हैं और ये एनुअल ईयर कब से लेकर कब तक चलती है? ठीक है, तो भाई इसके बारे में याद रखना है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यहाँ चलती है। यही आपकी वित्त वर्ष होती है। तो इस वर्ष के अंदर जो भी कमाया जाता है इसमें आता है वित्त वर्ष होती है। इन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। बट आज की डेट में एनएस जो इन तरीके के आंकड़ों को बताती है, इस तरीके के आंकड़ों का डिस्कशन करती है। बट मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर चीज इस तरीके से बातें बनती है। ठीक है, याद रखना। अब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वस्तुओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। आय कैसे उत्पन्न होगी मैं थोड़ा सा आय को उत्पन्न करता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा जरूरी है। ये 29 जून है करेक्ट आंसर, 29 जून इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखना। देन हम आय की गणना करते हैं। ठीक है, इसके बारे में समझना। ठीक है, अभी हम आय की गणना करें, इसके बारे में समझना। मैं आय की गणना करके दिखा देता हूँ। आज से पहले मैंने कभी इकोनॉमिक्स को इस लेवल पे नहीं पढ़ाया। नाउ आई एक्सप्लेन दिस। आय की गणना के लिए वस्तुओं के प्रकार 2 होते हैं। आय की गणना के लिए वस्तुओं के प्रकार, आय की गणना के लिए वस्तुओं के प्रकार, गणना के लिए वस्तुओं के प्रकार, वस्तुओं के प्रकार। मैं आप पहले बता दूं आय की गणना वो वस्तु पर होती है जिसको इसमें जोड़ा जाएगा। राइट, मैं आपको बता दूं गुड्स टाइप और नेशनल इनकम। मैं आपको पहले ही ये चीज बताना चाहूंगा नेशनल इनकम से पहले, इससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, इससे पहले एक लाइन और एक्सप्लेन करूंगा। इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट देता हूं और ये देता हूं मैं आपको इस ब्लैक बॉक्स में। राष्ट्रीय आय की गणना वस्तु सेवा के आधार पर होती है। राष्ट्रीय आय की गणना वस्तु सेवा के आधार पर होती है। राष्ट्रीय आय की गणना वस्तु सेवा के आधार पर होती है। वस्तु प्लस सेवा के आधार पर होती है। आधार पर होगी भाई, जो वस्तु सेवा का आधार होगा उस पर होगी। तो इसमें सब वस्तु शामिल नहीं कर सकते, सब वस्तु शामिल नहीं कर सकते। अब एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नेशनल इनकम आप कैसे बनाओगे। ठीक है, हाँ, एनएसएसओ 1950 में बना, सीएसओ 1951 में बना। चाहो तो आप लिख सकते हो कि यह डेटा जारी कौन करता है, बट मैं राष्ट्रीय आय की गणना करना चाह रहा था। मैं यहाँ पे आपको एक ब्लॉग बना के ये वाली चीज भी समझा देता हूँ जो बच्चों के द्वारा क्लेम की जा रही है। यहाँ मेरी बात को समझना, गणना किसके द्वारा की जाती है? आजाद भारत में गणना को करने की जिम्मेदारी किसके द्वारा ली गई है? ठीक है, याद रखेंगे, परफेक्ट। आजाद भारत में गणना किसने करी? आजाद भारत में गणना किसने करी? तो दिस इज कैलकुलेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इसके बारे में आप याद रखेंगे, कैलकुलेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, कैलकुलेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। कि भाई जो इंडिपेंडेंट इंडिया है, स्वतंत्र भारत है, तो इसमें हिसाब किताब कैसे बनेगा? अब पॉइंट यहां पर आता है, देखो सबसे पहले गठन होता है एनएसएसओ का, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसका काम होता है डेटा को कलेक्ट करना। इसका काम होता है डेटा कलेक्ट करना, डेटा कलेक्ट करना इसका काम होता है। एनएसएसओ बनता है 1950 में, 1950 में बनता है एनएसएसओ। कब बनाया रे? 1950 में। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के बारे में याद रखें। फिर बनता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, सीएसओ। अब सीएसओ के बारे में भी पॉइंट आता है कि सीएसओ कब बना? सीएसओ बनता 1951 में। इसका मतलब है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। और ये दोनों ही मिलकर मर्ज कर दिए जाते हैं एनएसओ के फॉर्मेट में। तो आज की डेट में जो हमारा हिसाब किताब जोड़ता है वो एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जोड़ता है, जो 2019 में बना। तो यही आंकड़े जारी करता है। आज की डेट में आंकड़े जारी करने की जिम्मेदारी इसी की है। यही कैलकुलेशन नेशनल इनकम एंड कैलकुलेशन जारी करता है। नेशनल इनकम एंड कैलकुलेशन दोनों ही काम ये करता है। ये मर्ज कर दिया गया है क्योंकि ये दोनों के दोनों मर्ज कर दिए गए, सामूहिक कर दिए गए। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ऊपर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एंड दिस वुड बी कॉल्ड एज नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। अब मेरी बात को समझना, मान के चलो मैं आपको नेशनल इनकम निकालना चाहता हूं, हर प्रकार की सेवा इसमें शामिल होगी, बट इसमें वस्तुएं सब शामिल नहीं हो सकती, वरना नेशनल इनकम में खराबी आ जाएगी। नेशनल इनकम खराब तरीके से गिन लोगे। मैं एग्जांपल के थ्रू इस चीज को बताना चाहूंगा। मान के चलो, ठीक है, एक देश के अंदर 6 लोग हैं। लेट्स सपोज एक देश है, इसके अंदर आपके 10 लोग हैं। 10 लोग के हिसाब से मैं बताता हूं, 10 के हिसाब से बताता हूं। 4 किसान हैं, 2 इसके अंदर 4 किसान हैं, राइट, 4 किसान हैं। 2 लोग इसके अंदर इंडस्ट्री वाले हैं, 2 लोग की इंडस्ट्री है, 6 लोग हो गए। 2 लोग इसके अंदर आपका सेवाएं देते हैं और 2 लोग इसमें कंज्यूमर हैं, सेवाएं देते हैं, ये कंज्यूमर है, कंज्यूमर है, राइट, कंज्यूमर है, ये 2 लोग हैं। कंज्यूमर है तो ये पैसा कहां से कमाते हैं? क्योंकि ये जॉब करते हैं। ये कहां जॉब करते हैं? इंडस्ट्री मालिकों के यहां काम करते हैं। ये इंडस्ट्री मालिकों के यहां काम करते हैं, ठीक है, तभी इनको पैसा मिलता है, तभी ये खर्च कर पाते हैं, तभी कंज्यूमर बन पाते हैं। कहीं ना कहीं कंज्यूमर ये भी है, कंज्यूमर ये भी है, कंज्यूमर ये भी है। पैसे की नीड हर किसी को है, खाना भी हर किसी को है, कंज्यूमर हर कोई है। पहले तो ये दिमाग में बैठा लो, बट ये समझाने के लिए बोल रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। मान के चलो किसानों के द्वारा गेहूं उगाया गया, इन्होंने यहां पर गेहूं उगाया, इन्होंने यहां पर गेहूं को उगाया, ठीक है। जो इस एग्जांपल को समझ गया, आप समझो इकोनॉमिक्स समझ गए। ये एग्जांपल समझ में नहीं आया तो खेल खराब है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इन्होंने गेहूं उगाई और इन्होंने गेहूं को 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से, 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेच डाला। इंडस्ट्री वाले ने इसको प्रोसेस करके ब्रेड बना दिया। इंडस्ट्री वाले ने इसी गेहूं से बना दिया ब्रेड, ठीक है, यहीं से इन्होंने बना दिया ब्रेड, राइट, ब्रेड बनाया और ब्रेड को इन्होंने 20 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिया, 20 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिया। टोटल गेहूं कितना बेचा था? या टोटल गेहूं बेचा था 5 केजी। 5 केजी का मतलब हुआ रुपए आए थे पूरे 50 रुपए आए थे। ये कितना बना है ब्रेड? ब्रेड में बाकी इंग्रेडिएंट भी गिरे थे, ठीक है, बाकी इंग्रेडिएंट भी गिरे थे, बट कुल मिलाकर जो पैसा यहां पर आया था वो 5 किलो की जगह इन्होंने 7 केजी बना दिया था। तो 7 दूनी 14, 140 रुपए का इससे इधर हिसाब किताब बना था। यही जो ब्रेड है, यही ब्रेड जो है वो कंज्यूमर्स के द्वारा खरीदा गया 20 रुपए पर केजी के हिसाब से, और ये सारा खरीद लिया। तो कंज्यूमर्स ने इसके ऊपर खर्चा करा, कंज्यूमर्स ने इसके ऊपर खर्चा किया और इन्होंने यही 140 रुपए
रुपए खा लिए, 140 रुपए खा लिए, खा लिए, खा लिए क्या, खा लिए क्या, ब्रेड खा लिए, ब्रेड खा लिए। तो ये जो 140 रुपए हैं ये किसके पास आ गए, ये इंडस्ट्री मालिक के पास आ गए, 140 रुपए इंडस्ट्री मालिक के पास आ गए। अब सेवादारों का क्या मतलब रहा, सेवादारों का मतलब यहाँ पर ये रहा कि सर इन सेवादारों ने क्या करा यहाँ पर, इन सेवादारों ने यहाँ पर करा था, यहाँ करते थे जॉब, तो इनको ये वाली चीज को बनाने में, ब्रेड बनाने में जो खर्चा हुआ था, ये सेवादार थे, ये ब्रेड मेकर थे एक तरीके से, यहाँ पे काम करते थे ब्रेड मेकर। तो ब्रेड मेकर्स को यहाँ सैलरी कितनी मिली, ब्रेड मेकर्स को सैलरी यहाँ पर मिली थी, 2 लोग हैं मैंने बताया, 2 सेवाएं देते हैं, तो एक की सैलरी 2 रुपए है, एक की सैलरी 2 रुपए, यानी 4 रुपए इनकी सैलरी आई। थोड़ा सा बहुत पेचीदा एग्जांपल है बट आपको समझना होगा, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे बता दीजिए, अगर ये पूरा एक नेशन है, अगर ये पूरा एक नेशन है, तो आप मुझे बता देंगे इसकी टोटल जीडीपी कितनी है, इस नेशन की टोटल जीडीपी कितनी है, इस नेशन की टोटल नेशनल इनकम इसकी कितनी है। दैट वुड बी क्वाइट सिंपल। अगर आपको समझ में आया है तो सिंपल। एग्जांपल बहुत हैवी है, मैं बहुत अलग लेवल पे पढ़ा रहा हूं, ये पेड बैच है, सिर्फ लाइव रहता है यूट्यूब पर, ठीक है। तो मुझे बताएं इसके अंदर कितने रुपए इसमें जीडीपी के तौर पर आए हैं, कितने रुपए इधर जीडीपी के तौर पर आए, बताओ। एक भी बच्चे का जवाब नहीं आया, जो काफी शर्म की बात है। एक अलग चल रहे थे, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं कॉन्सेप्ट, एक अलग ही कह रहा था, वो पीडीएफ डाल दो। क्या आपको किसी को जीडीपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि सर नेशनल इनकम इसमें कितनी हुई है। यार नेशनल इनकम जो पूरी रिलेट करती है, ठीक है, पूरी नेशनल इनकम जो रिलेट करती है वो इसी पर रिलेट करेगी। नेशनल इनकम 140 ही रुपए है, इसमें और नेशनल इनकम है ही नहीं। वो क्यों है, क्योंकि जो हमारे पास गुड्स था वो 50 का था, ठीक है, या 140 नहीं, 140 नहीं, सॉरी नेशनल इनकम 140 नहीं है, नेशनल इनकम कितनी बताता हूं, नेशनल इनकम कितनी है, 140 भी, हां 140 सही है, पूरा गिनोगे तो सही है। अब 140 बेटे ये नहीं जोड़ा जा सकता, 94 नहीं होगा, यही गलती कर दोगे तुम। पहले तो मेरी बात समझो, मतलब गिनने का तरीका मैंने 140 बोल दिया, तरीका वो भी सही है, मैंने तो डायरेक्टली बोला है, बट इसको क्या है कि इसको मैं थोड़ा मैं बताता हूं। हम कभी भी किसी चीज की दोहरी गणना नहीं करते, हम कभी भी इंटरमीडिएट गुड जो होते हैं उनको शामिल नहीं करते, हमें फाइनल गुड चाहिए। तो कहने की बात ये हुई कि ये 50 रुपए आप लोग ने इधर शामिल कर दिए थे एक बार, ये 50 रुपए इस आदमी ने यहाँ पर अपना, इसने खर्चा भी तो करा इसके लिए, इसने इसके लिए खर्चा भी तो करा, 50 रुपए तो इसमें जुड़े हुए हैं, तो ये वास्तविकता में 140 रुपए नहीं है, वास्तविकता में ये 50 रुपए इसमें से घटा दीजिए, क्योंकि इतने का उसने कच्चा माल खरीदा था। वो 50 का प्रोडक्शन तो किसान ने करा है, बाकी का प्रोडक्शन किसने करा है, सर बाकी 4 रुपए का प्रोडक्शन इन 2 लोगों ने करा है, क्योंकि इन्हें सैलरी मिली है उतनी। इस ब्रेड वाले ने, इस इंडस्ट्री वाले ने कितने का प्रोडक्शन करा है वो समझो तुम। 50 माइनस 140 तो कितना आया सर, 90 रुपए का इसने करा होगा। भाई 90 रुपए के लिए इसने सैलरी भी तो पे करी है, तो 4 रुपए इसमें से घटा दो, तो सर 84 रुपए का मोटा मोटा जो प्रोडक्शन है इसकी इंडस्ट्री होने की वजह से 84 रुपए मार्केट में फ्लो हुए, तभी वो खर्चा हुआ, कंज्यूमर के पास तो इतना ही पहुंचा। तो अब इसको यहाँ पर ऐसे काउंट करेंगे, 84 + 50 + 4 इक्वल टू 140। तो जो फाइनल गुड होता है, जो फाइनल गुड होता है, अरे जीडीपी ही नेशनल इनकम है ना भाई, यहाँ जीडीपी ही तो नेशनल इनकम है। जीडीपी नेशनल इनकम हो सकती है अगर कोई विदेशी प्रभाव नहीं है देश में। यहाँ विदेशी प्रभाव किधर है, कोई है क्या इधर विदेशी, नहीं रहे। तो भाई मैंने बोला कि 10 ही लोग हैं पूरे नेशन में, तो इधर जीडीपी और नेशनल इनकम सेम ही रहेगी, समझ इस बात को। क्या है किधर कब यार तुम देखो मेरी बात को समझो, अगर जीडीपी में दिक्कत क्या होती है, जब नेशन में विदेशी लोग भी हो तो जीडीपी में इशू आता है, लेकिन यार मेरे देश में लोग ही 10 थे, तो जीडीपी और नेशनल इनकम इसमें सेम होगी। और डेप्रिसिएशन अगर मैं इसमें से निकाल दूं, अगर मैं इसको एनडीबी बना दूं, तब ये 4 रुपए कटेंगे इसमें से। एनडीबी के केस में ये 136 होंगे, ठीक है। क्या आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी ये एक एग्जांपल था, थोड़ा सा टफ था, तो शायद यहाँ मुश्किल हो सकती है आपको, ठीक है। चलो लेकिन इसको मैं आसान बनाता हूँ ताकि आप इस चीज को समझ पाएं। यहाँ पर आप समझ पाएंगे इसका, आय की गणना के लिए वस्तु के प्रकार 2 होते हैं, एक होती है मध्यवर्ती वस्तु, एक होती है मध्यवर्ती वस्तु, और एक होती है अंतिम उत्पाद या अंतिम वस्तु होती है, एक होती है आपकी अंतिम वस्तु, एक होते हैं भाई मीडिएटरी गुड्स होते हैं, जिसको इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, इसको इंटरमीडिएटरी गुड्स बोलते हैं, इंटरमीडिएटरी गुड्स बोलते हैं, और एक होता है जिसको फाइनल गुड्स बोलते हैं। पूरा कौन सी यहाँ पर आके समझ जाता है कि आप इंटरमीडिएटरी गुड्स को कभी भी नेशनल इनकम के लिए काउंट नहीं करोगे। वस्तु जिनका उपयोग किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में होता है, ठीक है। इंटरमीडिएटरी गुड्स होते हैं जो अन्य वस्तु के उत्पादन में प्रयोग में लाई जाए, जिससे अन्य वस्तुओं का उत्पादन हो। इसका मतलब होता है जिससे अन्य वस्तु का उत्पादन हो, जिससे अन्य वस्तु का उत्पादन हो, जिससे अन्य वस्तु का उत्पादन हो, जिससे अन्य वस्तु का उत्पादन हो यहाँ पर आती है। और अंतिम वस्तु जो होती है जो कंज्यूमर के लिए एकदम फाइनल बाजार बिके, जो बाजार में बिके प्रोडक्ट हो, जो बाजार में बिके। तो भाई जो बाजार में बिकेगी ना, आप उसी को इसमें शामिल करेंगे। तो नेशनल इनकम में केवल फाइनल गुड को ही शामिल किया जाता है, नेशनल इनकम में केवल यही होता है। ओनली दिस विल बी कैलकुलेटेड इन नेशनल गुड, कैलकुलेटेड इन नेशनल गुड, नेशनल गुड कि जो हमारा राष्ट्रीय उत्पाद होगा उसमें केवल आप नेशनल गुड में केवल इसी को शामिल करोगे और किसी चीज को शामिल नहीं करोगे। मेरे ख्याल से ये चीज आपने आपको समझा पाया। क्या आपके दिमाग में बुद्धि में बात आई है रे बाबू? एक बार दोबारा समझाता हूं। मध्यवर्ती वस्तु है आटा, आटे से ही आपने ब्रेड बनाया है, आटे की कीमत को शामिल मत करना, जो फाइनल गुड हो केवल उसी को शामिल करना। मैंने एग्जांपल क्यों बताया, एक्जैक्टली ये एग्जांपल वो एग्जांपल है जो इंडिया में मुझे नहीं लगता कि किसी टीचर ने बताया होगा। मैंने कब पढ़ा है या कहां से पढ़ा है, एक मतलब इंडिया के बाहर के एक टीचर है, उन्होंने इस एग्जांपल को एक टाइम पे बताया था, तब मुझे समझ में आया था कॉन्सेप्ट कि ओके हम नेशनल इनकम को ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत प्यारा एग्जांपल था उनका, जो मुझे अभी तक याद रह गया, टाइम हो गया बातों को पढ़े हुए, ठीक है। उन्होंने इसको बताया था हनी के फॉर्मेट में कि शहद बेचा, मुझे समझ में आया था ये चीज, ठीक है। याद रखना, फटाफट इसको नोट करेंगे। थोड़ी देर बाद कॉल करके पूछती हूँ, ठीक है, याद रखना। कल को मैसेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे मैं बार-बार एक चीज का यूज कर रहा हूं, दैट इज जीडीपी। जीडीपी की गणना करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी हम कैसे कर सकते हैं? नेशनल इनकम ही हमें पढ़ना पड़ता है। कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी हम कैसे कर सकते हैं? कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी का फॉर्मूला, जीडीपी का फॉर्मूला। जीडीपी आप सबको पता है, कल मैंने पढ़ाया था, आप आए होंगे। जीडीपी की गणना का फॉर्मूला आप सभी को पता है, जीडीपी की गणना का फॉर्मूला आप सभी को पता है। जीडीपी की गणना कैसे कर सकते हैं? तो भाई जीडीपी की गणना करने का तरीका है सिंपल है, T + I + G, T + I + G - X + M, सॉरी +X - M, +X - M फॉर्मूला है ये। सी का मतलब होता है जितना भी कंजप्शन है, जितने लोगों ने जो कुछ भी खाया है, ठूसा है, वो सब इसमें आएगा। एक देश में जितने भी नागरिक हैं, देश के सभी नागरिकों का कंजप्शन, देश के सभी नागरिकों का कंजप्शन, सभी नागरिकों का, नागरिकों प्लस व्यक्तियों का कंजप्शन,
व्यक्तियों का कंजप्शन, डेटली व्यक्तियों का उपभोग। अब यहाँ भी बच्चों को दिक्कत आती है। बच्चों को कहना से नागरिक और व्यक्ति अलग अलग होते हैं क्या? भाई बिल्कुल अलग अलग। एक नागरिक वो होते हैं जो भारत के हों, और व्यक्ति होते हैं जो दूसरे देश के पर भारत में आके रह रहे हैं। ट्रैवल करने के लिए भी आ सकते हैं, एम्बेसडर भी हो सकते हैं, घूमने के लिए भी आए हों, या वो यहाँ फंस गए हों, रिफ्यूजी हों, बट खा तो ठूस तो कुछ रहे ना भाई, ये तो समझो कंज्यूम तो कहीं ना कहीं कर रहे हैं। बढ़िया। आई फॉर इन्वेस्टमेंट है, हमारी सरकार ने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करा हो। इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट या इंडिविजुअल, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल। हमारे इंडिविजुअल्स ने मतलब व्यक्तिगत तौर पर या सरकारी तौर पर जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ सब इसमें शामिल होगा। ठीक है। नमस्ते अजीत राणा जी, नमस्कार। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जी के बारे में डिस्कशन करते हैं। दैट इज गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंस होंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस जो भी होंगे, सरकार के जो भी खर्चे होंगे वो इसमें शामिल होंगे। ठीक है। और इसमें प्लस एक्स माइनस एम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इस चीज को इसलिए रखना पड़ता है। एक्स का मतलब क्या होता है सर, यहाँ बात को समझना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको हटा लीजिए। ये एक्सपोर्ट में से आप इंपोर्ट को घटा लेना, इंपोर्ट को घटा लेना। हालांकि हम हमेशा एक्सपोर्ट डेफिसिट में रहते हैं, इंपोर्ट डेफिसिट में कई बार रहते हैं, तो ये पॉइंट आपकी यहाँ पर आती है। जीडीपी को निकालने का बेस्ट तरीका है, आप ऐसे ही जीडीपी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि चीजें आसान है। जीडीपी ये भी समझते हैं आप, नॉमिनल जीडीपी अलग होती है, रियल जीडीपी अलग होती है, डेप्रिसिएशन इसमें अलग होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब पॉइंट आता है ग्रोथ रेट बता दीजिए सर, जो 26 आपका है ईयर, इसका ग्रोथ रेट बता दीजिए, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि इंडिया का ग्रोथ रेट कितना है, जीडीपी ग्रोथ रेट। इस सवाल बन सकता है, पेपर में बन सकता है। ठीक है, याद रखना जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना है, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी नाउडेज। ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी की अपन बात कर लेते हैं कि जीडीपी का इसमें ग्रोथ रेट कितना होगा, जीडीपी का ग्रोथ रेट इसमें कितना होगा, इस चीज के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, याद रखेंगे। तो ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है कि जीडीपी इस बार कितने बढ़ने की संभावना है, राइट, परफेक्ट। आपको क्या लगता है कि इस बार जीडीपी कितने बढ़ने की संभावना है? मुझे तो कुछ भी लगता हो, आप देखो अलग अलग संस्थाओं को क्या लगता है। मैं जो ग्रोथ रेट बता रहा हूँ क्योंकि 2025-26 का ही मैं बता रहा हूँ, अभी 26-27 के सबके रेट नहीं आए। आपके लिए बता देता हूँ, जब पेपर में जाओ तो इस चीज को आप पढ़ के जाना, अभी मत जाना। हो सकता है आप मेरी क्लास को आप 2 साल बाद देख रहे हो सकता है मेरी क्लास को आप 1 साल बाद देख रहे हो, बैच खरीदा हुआ आपने, आप देख पा रहे हो, या हो सकता है इस क्लास को मैंने कहीं पब्लिक करा हूँ, इस क्लास को बाद में देख रहे हो, तो कोई परेशानी नहीं है। आप सीधा पढ़ना, आप बस इसमें डेटा को अपडेट कर लेना, जितना भी हो जिस वर्ष में आप पढ़ रहे हो इसको अपडेट कर लेना, बट रहेगा कॉन्सेप्ट यही, लिख के जा रहा हूँ इसको अपडेट कर लेना। जैसे आईएमएफ है, आईएमएफ को क्या लगता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को लगता है कि हम 6.6% की दर से आगे बढ़ेंगे, ऐसा आईएमएफ को लगता है। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक को लगता है, वर्ल्ड बैंक को लगता है इधर, वर्ल्ड बैंक को लगता है कि हम 6.5 की दर से आगे बढ़ेंगे। एडीबी को लगता है कि हम 6.5 की दर से आगे बढ़ेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक फिलीपींस मनीला वाला, इसको भी लगता है कि हम 6.5 की दर से आगे बढ़ेंगे। आरबीआई को लगता है कि अपन 6.8 की दर से आगे बढ़ेंगे, आरबीआई को लगता है कि हम 6.8 की दर से आगे बढ़ेंगे। और इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे जो है हमारा आर्थिक सर्वेक्षण जो आया था लास्ट ईयर का 2025 वाला, उसमें सिंपल तौर पर ये लिखा हुआ था कि हम 6.3 से 6.8 के बीच में बढ़ने वाले हैं, 8% के बीच में हम प्लस होंगे ही होंगे, इससे कम नहीं हो सकते। ये पॉइंट आपको बताता है, परफेक्ट है। मुझे लगता है कि कोई समस्या इसमें आपको नहीं आई होगी। ये जरूरी क्यों है भाई, ग्रोथ रेट, क्योंकि पेपर के लिए बेस्ट टॉपिक है, दिस इज द बेस्ट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन। इसमें कोई इसके अलावा ऐसा टॉपिक नहीं हो सकता जिसमें आप चीजों को समझेंगे। तो मैंने नेशनल इनकम के बारे में कैलकुलेशन का बता दिया। अब नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, पर नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे होती है वो समझिएगा। सर हम मार्केट प्राइस के ऊपर एनएनपी निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या रखा, नेशनल इनकम आर प्लस आई प्लस एल प्लस पी, बिल्कुल नेशनल इनकम का फॉर्मूला है आर प्लस आई प्लस एल प्लस पी। नेशनल इनकम का फॉर्मूला है आर प्लस आई प्लस एल प्लस पी, ये आपका फॉर्मूला होता है। और आई इसको मैं बहुत बार बोल देता हूँ। खैर एक और तरीका भी हो सकता है जिस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं आगे समझाऊंगा। ये राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला है, ये शॉर्ट में है राष्ट्रीय आय। इन सिंबल्स का मतलब आप धीरे धीरे मुझे बताइए, इन सिंबल्स का मतलब क्या क्या होगा, आरएलपी क्या है। ठीक है, एक और बढ़िया तरीका हो सकता है कि आप इसको निकालने का तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आप जीडीपी, ये तो आप समझते हैं ना, ऐसा तो नहीं आप जीडीपी वगैरह ना समझते हो, ये तो आप समझते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये चीज़ तो आपको समझ में आती है, अरे चलना रहे। आपको ये भी पता है कि सर हम जीडीपी कैसे निकालते हैं, ठीक है आप जानते हैं। आप एनडीपी कैसे निकालते हैं, आप ये भी जानते हैं, कल ही की क्लास में बताया था। आप जीएनपी कैसे निकालते हैं, ये भी आप जानते हैं, या एनएनपी कैसे निकालते हैं, ये भी आप जानते हैं। और ये सभी चीजें आपकी दोनों रेट्स पर निकल सकती हैं। ये सभी, ये होता है रेंट इनकम, ठीक है, लेबर और प्रॉफिट, रेंट इनकम, लेबर और प्रॉफिट, लेबर और प्रॉफिट और प्रॉफिट। जी हाँ, यही नेशनल इनकम निकलती है। नेशनल इनकम में सारी चीजें जुड़ी जाती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट रहती हैं इसमें चीजें, है ना। तो मैंने आपको समझाया, ठीक है। चलो नहीं, ये अजीत राणा कोई और है, मुझे कोई और लगे थे शुरुआत में। ठीक है, मोदी जी मेलोडी प्रोग्राम कभी जीडीपी में इंक्लूड होगा, वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता, रीजन है उसका। ये गवर्नमेंट का एक्सपेंस होता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंस जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। इसमें आप देख लेंगे रेंट अलग है, इनकम अलग है, लेबर अलग है, प्रॉफिट है। अब जीडीपी को आप याद कर सकते हैं, एनडीपी को याद कर सकते हैं, आप जीडीपी याद कर सकते हैं, एनएन को अगर फैक्टर कॉस्ट को याद कर लेंगे, मतलब फैक्टर कॉस्ट पर अगर आपने इसको याद कर दिया, एनएनपी एट मार्केट प्राइस आप रखें, या नेट कॉस्ट आप रखें, तो वो फॉर्मूला होगा आपका इनकम का। तो नेशनल इनकम का मस्त फॉर्मूला ये होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये भी आपका क्या हो सकता है, नेशनल इनकम आपका हो सकता है। मैंने आपको बताया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट ये भी आपका क्या हो सकता है, फैक्टर कॉस्ट पे जब इसको निकालते हैं, ये भी आपका एक नेशनल इनकम का फॉर्मूला हो सकता है। ये भी आपकी नेशनल इनकम हो सकती है, नेशनल इनकम आपकी ये भी बन सकती है, ये भी आपकी नेशनल इनकम बन सकती है। तो मेरे ख्याल से तो मैं आपको चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से बता पाया हूँ। ठीक बात है, मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत है इसमें, आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, क्या समझ पाए। नेशनल इनकम का एक फॉर्मूला ये भी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाए होंगे। ठीक है, चलो ऊपर तो आपने गवर्नमेंट एक्सपेंस को लिखा है, अरे वो जीडीपी के लिए लिखा है, जीडीपी के लिए लिखा है। ठीक है, याद रखना। हाँ बिल्कुल,
अब यहाँ पे पॉइंट आता है नेशनल इनकम को C प्लस I प्लस E प्लस X माइनस Y से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। नेशनल इनकम को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका हो सकता है, ये बेस्ट तरीका हो सकता है। कुल मिला के आपको पूरा खर्चा देखना है जो फैक्टर कॉस्ट पे हो रहा है। अच्छा, अगर आपके पास एक बार नेशनल इनकम आ जाती है तो फिर पर पर्सन इनकम भी आप आसानी से कर पाएंगे, पर पर्सन इनकम भी आप निकाल पाएंगे आसानी से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पर पर्सन इनकम क्या होती है। यहाँ पे मैं पर पर्सन इनकम का फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया पर पर्सन इनकम का फॉर्मूला। यहाँ मैंने आपको फॉर्मूला बताया पर पर्सन इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पर पर्सन इनकम बता दिया। इनकम आप समझते हैं, प्रति व्यक्ति आय, ऐसा तो नहीं इसको हिंदी में लिखना पड़ेगा। लिख देता हूँ, चलो प्रति व्यक्ति आय कैसे लिख लेंगे। प्रति व्यक्ति आय निकालना सबसे आसान है, आप प्रति व्यक्ति आय सबसे आसान तरीके से निकाल सकते हो, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। नेशनल इनकम डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन, तो ये है नेशनल इनकम डिवाइड बाई पॉपुलेशन, डिवाइड बाई पॉपुलेशन। तो आपके पास जो चीज निकल कर आएगी पॉपुलेशन, 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 तो जो चीज आपके पास निकल के आएगी वही होगी पर पर्सन इनकम, पीपीआई, उसी को हम पीपीआई बोलेंगे। बेस्ट फैक्टर आपका है, अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो आप नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाल लीजिए, फैक्टर कॉस्ट पे आपके नेशनल इनकम आपके हाथ में होगी, ठीक है, याद रखेंगे। तो मेरे ख्याल से आप नेशनल इनकम को समझ पाए होंगे। अब राष्ट्रीय आय को मापने के तरीके भी हो सकते हैं, जो मेजर तरीके हैं जिस स्थिति को इसको माप सकते हैं, आय विधि है, एक्सपेंडिचर विधि है, प्रोडक्शन मेथड है, ठीक है। वैसे 4 तरीके हैं नेशनल इनकम को मापने के तरीके हैं, 4 इनकम मेथड है, आपका एक्सपेंडिचर मेथड है, प्रोडक्शन मेथड है, ठीक है, याद रखेंगे। अब इस चीज को मैं आपको बता देता हूँ नेशनल इनकम मापने के तरीके कितने हैं, ठीक है। नेशनल इनकम मापने के तरीके कितने हैं वो अपन देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग एनएनपी, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो मेथड है आपके 4 मेजर तरीके हैं, 4 आपको जितने पता हो आप उतने बताएंगे, ठीक है। विधियां हैं गणना की विधि, गणना के तरीके, तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं ना भाई गणना के। तो पहला जो गणना का तरीका हो सकता है इसको हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। चलो यार ये तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, ये तो बिल्कुल ही अलग पॉइंट हो गया। उनके पास यार अपनी दादा की संपत्ति बहुत सारी है ना, वो तो इंडिविजुअल है ना, वो इंडिविजुअल इनकम है, उसका कोई लेना नहीं है इसी से। अभी इसको समझेंगे, सबसे पहले आपको देखने को इनकम है, आपको देखने को मिलता है आय विधि का मेथड, जिसको बोलते हैं इनकम मेथड, जिसका मतलब होता है आय विधि, राइट। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि, व्यय विधि, व्यय विधि, व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, टीचर मेथड। और तीसरा इसमें होता है उत्पादन विधि यानी प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि। और एक होता है आपका वेट मेथड, नेट वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड भी होता है आपका, वैल्यू एडेड मेथड होता है आपका, वैल्यू एडेड मेथड होता है चौथा, वैल्यू एडेड मेथड आपका होता है, वैल्यू एडेड मेथड होता है, मुझे बस यही काम मेथड होता है इसमें। मूल्य संवर्धन विधि बोलते हैं इसको, मूल्य संवर्धन, और संवर्धन, फोटो एडिटिंग, मूल्य संवर्धन विधि है, और यही सबसे बढ़िया तरीका है, एग्जैक्टली इसी में दोहरी गणना नहीं होती, ठीक है। अब देश के सभी लोगों को उनकी वस्तुएं सेवाओं के, या देश के सभी लोगों को वस्तुएं सेवाओं के एवज में मिली हुई जो आय होती है, देश के सभी व्यक्तियों द्वारा, देश के सभी लोगों द्वारा, लोगों द्वारा, लोगों द्वारा वस्तुएं सेवा, सेवा द्वारा, द्वारा उत्पादित आय, वस्तुएं सेवा द्वारा उत्पादित आय, वस्तुएं सेवा द्वारा जो उत्पादित आय होती है वो नेशनल इनकम होती है। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, लोगों ने कुल कितना पैसा खर्च किया, ठीक है, व्यक्तियों का खर्चा, सभी का खर्चा, सभी का खर्चा इसमें जुड़ता है, ठीक है। प्रोडक्शन मेथड, कुल उद्योग से कितना उत्पादन हुआ, उद्योग से कितना उत्पादन हुआ, उद्योग में उत्पादन प्लस सेवाओं से उत्पादित धन, प्लस सेवाओं से उत्पादित धन, सेवाओं से उत्पादित धन, सब कुछ इसमें होता है, उत्पादित धन जो होता है। लेकिन भाई पॉइंट यहाँ पर ये आता है वैल्यू एडेड मेथड, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड होता है वो समझिएगा। इस विधि में क्या होता है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई वैल्यू एडेड मेथड बहुत जरूरी है, मतलब इसमें क्या होता तो एक प्रकार का उत्पादन विधि है, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन मेथड, ये प्रोडक्शन मेथड ही है मेथड, परंतु इसमें दोहरी गणना ना हुई, दोहरी गणना ना हुई, गणना नहीं हुई, नहीं हुई, मतलब जिसमें आपकी डुअल कैलकुलेशन ना हो, ठीक है। इसमें डुअल कैलकुलेशन ना हुई, कैलकुलेशन ना हुई हो, सेम मेथड ही बनेगा। और बेस्ट तरीका यही है, दोहरी गणना जिसमें नहीं होती वही बेस्ट मेथड है आपका, वही आपका बेस्ट मेथड है। नवरात्रि हो गई, ये है आपका इनकम, ठीक है। अब इसको आय की गणना करने वाली जो संस्था है वो कौन गिनती है, मैं आपको बता चुका हूँ कि सर पहले सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस था, और ये एमओएसटीआई गवर्नमेंट थी, वही डेटा कलेक्ट करके एनएसएसओ ऐसे सैंपल सर्वे ऑफिस को दिया करती थी। लेकिन 23 मई 2019 के बाद से यह चीज़ें बिल्कुल खत्म हो गई, और अभी नेशनल इनकम को ज्ञात करने का तरीका एनएसओ के हाथ में, नेशनल जो आपका स्टैटिस्टिक्स ऑफिस होता है वही इन चीज़ों को संभालता है। इस चीज़ में आप याद रखेंगे, ठीक है। कोई समस्या है, इतनी सी भी समस्या नहीं, ये नहीं आता कि मुझे लगता है कि आप चीज़ों को समझ पाए हैं। यहाँ के आपका ये वाला चैप्टर होता है खलास, समझ में आया। अच्छा मैं बस एक चीज़ जानना चाहूँगा, यहाँ पर मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, नेशनल प्लानिंग। आपको अगर इनकम वाले चैप्टर में कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कहने जाते इनकम वाले चैप्टर में आपको कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। वहाँ पे सर पर्सनल इनकम क्या होती है, वह आय होती है जो परिवार को वास्तव में टैक्स कटने से पहले प्राप्त होती है, वो पर्सनल इनकम होती है। सर डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है जो टैक्स चुकाने के बाद मिलती है। आपसे पहले कुछ ना कुछ मंगाने लेके आते पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम में एक बच्चा डाउट पूछ रहा है, तो वो आप याद रखना। पर्सनल इनकम होती है जो इसमें टैक्स एडेड होता है, पर्सनल इनकम अलग होती है। पर्सनल ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम जो भी आपको प्राप्त हुई है, इनकम कुल प्राप्त होती है, कुल प्राप्त। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम इंग्लिश हिंदी दोनों में डिस्पोजेबल इनकम बोलेंगे। इसका मतलब होता है इसमें से ग्रॉस इनकम जो भी आपकी आई है उसमें से टैक्स घटा दो, जो भी आपकी ग्रॉस इनकम आई है उसमें से टैक्स घटा दीजिए, टैक्स की वजह से डायरेक्ट टैक्स जो है वो हटा दीजिए, तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी, ठीक है। चलो परफेक्ट, तो आप समझ पाए। ये कैमरा वॉइस रिकॉर्ड है। अब हम इसके बाद बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर के बारे में। अच्छा एक बात बताओ, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे पहले भी पढ़े हो और अभी भी आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो आप पहले जब पढ़े थे और आप जब पढ़े थे क्या आपको इसमें फर्क नजर आता है, क्या आपको अब ज्यादा मजा आ रहा है, आपको अब ज्यादा जानकारी मिल रही है? बताओ, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो चलेगा ये, ठीक है। मजा आ रहा है? इंडिया का एवरेज पर कैपिटा इनकम कितना परसेंट है? बहुत कम है, 1,96,000 पर ईयर है, 1,96,000 है महीना इनकम पर पर्सन।
जो फनी नाम का बच्चा है ये जीवन में सिर्फ फनी काम करने के लिए पैदा हुआ है। पहला वाला हाँ सर फर्क आप मोटे हो गए हो अरे ईशांत लाडले माड़ा मोटा तो चल है भाई साहब, बट आपको बढ़िया लग रहा होगा। अच्छा एक बात और मैं पूछना चाह रहा था कि मैं एक अपना पर्सनल बैच रोल आउट करने वाला था, जो रिवीजन बैच मतलब जिसमें मैं 100 क्लासेस के अंदर 100 घंटों के अंदर आपका बैच खत्म कर दूंगा। किसकी आगे? दोबारा से अगर किसको देखोगे समझ में आएगा आपको। नो रिप्लाई लिखा था मैंने। ठीक है, तो क्या बैच वगैरह लेंगे तो बता दीजिए। अगर आप बैच परचेज करने के लिए तैयार हैं और आप रिवीजन बैच लेने वाले हैं या जिस भी तरीके का बैच आप लेने वाले हैं, आप एक काम करना 8923395887 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप डाल देना। मैं एक सर्वे कर रहा हूँ, इसमें आप जितनी भी प्राइस बताओगे बैच की प्राइस इतनी होनी चाहिए। ठीक है, चलो हम उतनी ही प्राइस के हिसाब से बैच लेकर आएंगे। अगर आप खुद भी नहीं लेना चाहते कोई मसला नहीं है, आप अपने पड़ोसी को बता देना और फिर उसके बैच में से आप पढ़ मारना। ठीक है, इलाही का कहना है कि सर पहले आप जोक वगैरह मारते थे, अभी आप जोक नहीं मारते हो। ठीक है भाई, अपना जोक मारते ही नहीं है, क्या समझा क्या? हाँ सुष्मिता, वो चीज़ मुझे याद है, हेल्थ साइंस के क्वेश्चन में कराऊंगा। आपको लग रहा होगा मुझे याद नहीं है, बट मुझे याद है, कराऊंगा वो चीज़। अब इसमें आप हेडिंग डालेंगे सीधी, अगला हमारा पॉइंट होता है नेशनल प्लानिंग। हेडिंग डालेंगे नेशनल प्लानिंग की। ठीक है, फटाफट बताइए। ड्रेस कोड कैसा ना? ठीक है, चलो भारतीय आर्थिक नियोजन की नींव विकास, आर्थिक नियोजन के बारे में बात करते हैं। आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए आप उसके बारे में समझिएगा आखिरकार इसका मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। आर्थिक नियोजन की परिभाषा क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग की परिभाषा है कि जो आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका परफेक्ट प्रयोग, रिसोर्सेज का परफेक्ट प्रयोग यहाँ पर किया जाए। ठीक है, चलो याद रखना। तो इसमें इसकी परिभाषा की अगर मैं बात करता हूँ, परिभाषा इसकी क्या है, परिभाषा इसकी क्या है, डेफिनेशन इसकी क्या है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। और वो सिंपल डेफिनेशन क्या है सर? धन का नियोजन, प्लानिंग की खर्चा कैसे करना है, इसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, याद रखना। देखो मैंने क्या समझाया आपको, इसके अंदर क्या होता है, धन का नियोजन, धन प्लस संसाधन का नियोजन, संसाधन का नियोजन, नियोजन या रेगुलेशन, नियोजन ताकि उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके, उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके, हो सके। मैनेजमेंट और रेगुलेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन सच ए मैनर सो दैट इट विल फुलफिल द ऑब्जेक्टिव। इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट और रेगुलेशन ऑफ मनी स्लैश रिसोर्सेज in such a manner so that objective can be fulfilled वो चीज़ आपकी आर्थिक नियोजन कहलाती है। मैं और आसान तरीके से बताता हूँ। ठीक है, चलो देखिए इसमें क्या होता है। ठीक है, चलो कहीं नहीं मिलते पढ़ने को। रोहित ऐसा है कि परसों आ रही है मेरी क्लास ना, इन बार तो कल आ रही है मेरी क्लास, वर्ल्ड ज्योग्राफी की पहली क्लास आएगी कल सुबह 10 बजे आएगी रिकॉर्डेड, कल सुबह 10 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास। उसमें आप बताना या उससे भी टिप में आ रहे हैं क्या ज्योग्राफी क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगता है वो नहीं आ रहा है जिस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन से हल्के आ रहे हैं। मैं अभी भी एग्जाम में से 4 करवा गया। ठीक है, अब इसमें पॉइंट आपका क्या है वो समझो। इसमें पॉइंट होता है कि आपके पास कुछ 100 रुपए से मान के चलिए हम अपनी क्लास के अंदर लेते हैं रजत नाम का एक छोरा है, इसका नाम है रजत। ठीक है, रजत जाता है मिलने के लिए अपनी महिला मित्र से, महिला मित्र से मिलने के लिए रजत को जाना है, तो इसको रुपए चाहिए। इसके पास अभी रुपए हैं फिलहाल में 2000 रुपए इसके पास है, इसके पास 2000 रुपए हैं। अब इन 2000 रुपए से इसको महिला मित्र से भेंट करके आनी है और उनको पिक्चर दिखाना है। तो ये इनका क्या, इनका ऑब्जेक्टिव है। अब इन 2000 रुपए को कैसे करेंगे? चलिए 400 रुपए टम्पू का किराया हो गया, 400 रुपए तो क्या हो गया, टम्पू का किराया। भाई टम्पू का किराया था तो 400 रुपए टम्पू का किराया हो गया, 600 रुपए पिक्चर के लग गए। मूवी इन्होंने देखी तो मूवी के 600 रुपए लग गए। 300 रुपए का गिफ्ट ले गए थे, 300 रुपए का क्या ले गए थे, गिफ्ट ले गए थे हवाबाजी। 200 रुपए की चॉकलेट ले गए थे, 500 रुपए इधर खर्च। अभी 500 रुपए बचे, 500 रुपए जो बचे हैं इनके पास। अब ये चाहे तो इनका सेविंग कर लें, चाहे तो यह इन 500 रुपए की सेविंग कर डालें, इसलिए 500 रुपए की सेविंग हो, या चाहे तो इन 500 रुपए को क्या कर सकते हैं कि यह अब ऐसा कर सकते हैं कि एक और गिफ्ट खरीद लें, यहाँ पर एक और गिफ्ट खरीद लें। ठीक है, याद रखना। तो सिंपल है अपना कि टम्पू का किराया गया, मूवी में पैसा गया, तो 300 रुपए का गिफ्ट चला गया, 200 की चॉकलेट चली गई, 500 रुपए की पॉपकॉर्न खाली मान के चलो, मूवी देखते देखते पॉपकॉर्न चल गए दोनों के दोनों, ये और इनकी। अब क्या, अब वापस आके लिए इनके पास किराया नहीं बचा, तो इन्होंने सीधा फोन करा अज्जू सैनी को। अज्जू हमारे क्लास के छात्र हैं। अज्जू ने कहा कि मेरे पास तो 200 ही रुपए हैं। तो इस पर रजत ने हामी भरी कि हाँ टम्पू का वापसी का किराया जो है, टम्पू का किराया 200 ही लगेगा। तो ये उधार आ गया, तो अगली बार जब इनको पैसा मिलेगा तो अज्जू को ये पैसा वापस देंगे। अगर ये सही तरीके से दिमाग का इस्तेमाल कर रहे होते और इन 500 रुपए की पॉपकॉर्न ना खाते तो शायद इनके पास पैसे बच सकते थे, बट इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने वही किया जो नहीं करना। और ऐसी परिस्थिति में दिक्कत है, वैसा नहीं होना चाहिए। ये कब नहीं हो सकता, जब ये इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं। अगर ये इकोनॉमिक प्लानिंग करते तो इनके रुपए बचते, बट इन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं करी। सही, किसी ने सही कहा है, यार वाकई अंधा होता है। बताओ अज्जू की भी महिला मित्र है, तो पॉइंट यहाँ पर ये था। मेरे बात क्या आप समझ पाए? ठीक है, चलो आई होप कि आप ये वाली समझ पाए। यही आपकी नेशनल इनकम पॉइंट आता है। लेकिन नेशनल इनकम की क्यों जाती है, ये तो नहीं समझे। नेशनल इनकम का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? ठीक है, याद रखते हैं। अब हम नेशनल इनकम के ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे नेशनल इनकम अगर की जाती है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव देखेंगे सर, देश में इकोनॉमिक प्लानिंग अपनाने का मुख्य लक्ष्य देश में आर्थिक विकास करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, इसलिए यह किया जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, इसलिए यह किया जाता है कि भाई अपन तो करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या करेंगे अपन करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोई दिक्कत नहीं, क्या क्या स्क्रीनशॉट लेना सीधा। देश में इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? देखिए यार, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है दो तरीके की चीजें होती है, एक होता है ग्रोथ, एक होता है डेवलपमेंट। एक होता है ग्रोथ, एक होता है डेवलपमेंट। दोनों में फर्क समझाता हूं। देखो यार, इधर ही समझना पड़ेगा। दो चीजें होती है, एक होती है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, और एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसको बोलते हैं विकास और इसको बोलते हैं समृद्धि, इसको बोलते हैं समृद्धि। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें होता है कि कोई ऐसा विकास हुआ या फिर कोई ऐसा फायदा हुआ जिसको कैलकुलेट किया जा सके। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है जो कैलकुलेट की जा सके, कैलकुलेट जिसको किया जा सके, यानी जिसकी गणना संभव हो, जिसकी गणना संभव हो, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी गणना संभव है।
वो देख राइट, ये चीज होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, जब अच्छा गणना समय का मतलब क्या है, जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, मेरे नाम पे ठीक है, जीडीपी अगर बढ़ेगी कि नेशनल इनकम पिछले साल की तुलना में 6.6% बढ़ गई, पर पर्सन इनकम, पर कैपिटा इनकम पिछले साल की तुलना में 3% बढ़ गई, ठीक है, या जीडीपी जो है पिछले साल की तुलना में आपकी 6.6% बढ़ गई, तो ये चीज होती है सैलरी कैलकुलेटेबल, इसको समृद्धि बोलते हैं। बट डेवलपमेंट क्या चीज होती है, डेवलपमेंट होता है जो लंबे समय तक, ठीक है, जब लंबे समय तक समृद्धि हो, लंबे समय तक समृद्धि हो, समय तक समृद्धि हो, समृद्धि हो, समृद्धि हो, तब होने वाला जो डेवलपमेंट होता है वो चीज यहाँ पर होती है, तब होने वाला विकास, तब होने वाली जो है, जब होने वाली वृद्धि, तब होने वाली जो वृद्धि होती है, तब होने वाली जो वृद्धि होती है वो आर्थिक विकास होता है। वो कैसे होता है, जैसे गरीबी कम हो गई, अब गरीबी कम हो गई, कितना माप थोड़ी सकते हो, गरीबी कम हो गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, पहले लोग 10 साल जीना चाहते थे, अब यार ये लोग 20 साल जीना चाहते हैं, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, टीसी का बढ़ जाना, है ना, गरीबी का कम हो जाना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ जाना, एसडीजी गोल को पा लेना, ठीक है, स्वच्छ पानी का मिलना, ये सब चीज होते हैं, ठीक है, याद रखना। एक कह रहा ग्रोथ इज टेम्परेरी, नहीं कह रहा कह रहे तो वो कहता है कि ग्रोथ कैन बी टेम्परेरी बट डेवलपमेंट इज परमानेंट, ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट भी कम होता है। अगर आर्थिक समृद्धि होने की जगह, ये आर्थिक समृद्धि होने की जगह आर्थिक अगर डिक्लाइन होने लगे तो वो चीज में भी डिक्लाइन आएगा और वो तुरंत आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप ये दोनों चीजें समझ पाए ना, आप समझ तो पाए ना ये बात, ऐसा तो नहीं कह सकते ना समझ पाए। तो इसी चीज को बढ़ाने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक ये आपका नियोजन किया जाता है, ठीक है, और सेल्फ लाइफ बनने के लिए किया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना चल रही है, ठीक है, लाडला भाई योजना महाराष्ट्र में चल रही है, ठीक है, मैं मेल कैंडिडेट्स का पूरा ध्यान रखता हूँ, जैसे लाडला भाई योजना, लाडला भाई कहाँ चल रही है सर, ये महाराष्ट्र में चल रही है। अब तक आपको लगता था कि केवल लाडली बहन हो सकती है, लाडला भाई भी है, मैं बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल हूँ, मैं सब ग्रुपों का बराबर सम्मान करता हूँ, ठीक है, याद रखना। उस समय में लाडला भतीजी योजना, लाडला भांजा योजना भी आने वाली है, टेंशन मत लो, है ना, उस टाइम में आएगी। बस लाडले स्टूडेंट योजना नहीं आ पाई, मुझे नहीं लगता कि आ पाई, उसके लिए तो सत्ता में मुझे जाना ही पड़ेगा, करूंगा धीरे इलेक्शन, आगे बढ़ेंगे। बाकी नेशनल इनकम को बढ़ावा मिलता है, पर कैपिटा इनकम को बढ़ावा मिलता है, गरीबी कम होती है, भुखमरी कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट देश में कम होता है, ये सब चीजें इसी के अंतर्गत होती हैं, ठीक है, याद रखना। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ये आर्थिक नियोजन का हिसाब किताब आता कैसे है, भारत के अंदर आर्थिक नियोजन आता कैसे है, ये पॉइंट आया कहाँ से। सोचते होंगे कि आर्थिक नियोजन डायरेक्टली ऐसा थोड़ी है कि भाई रात सोए सुबह जगे कि ले भाई आर्थिक नियोजन हो गया, ले भाई आज आर्थिक नियोजन करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो आर्थिक नियोजन का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से तो हमें लाना पड़ेगा। तो आर्थिक नियोजन जो आता है पहली बार वो आता है एक मोटिवेशनल थॉट है, हमें यूएसएसआर से हमने सोचा है ये, बट एक्जेक्टली बायोग्राफी इसकी एम विश्वेश्वरैया जी, वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग के विचार दिए, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया भी कहा जाता है, और उसके पीछे का कारण भी है, इन्होंने किताब लिखी थी, इनकी किताब थी प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 में। इस किताब में विस्तार से बताया गया कि देश का विकास किस तरीके से किया जाना चाहिए, उसके बाद से ही हिसाब किताब हैवी बन जाता है और भारत में बनती है पहली नेशनल प्लानिंग कमीशन, एनपीसी का गठन होता है। नहीं अभी इसके आगे लिख दूं क्या, I1 हावर्स में डन करना है, यार भाई अजीत राणा, आप एक काम करो, मुझे पहले बता दीजिए आप कौन है, ठीक है। इट विल फॉलो। मुझे लग रहा है कि आप जो है हमारे कुछ जानकार हैं यहाँ पे, बट अगर आप हमारे जानकार होते तो आपको रीजन की जरूरत नहीं थी, बट इसलिए अगर आपको रीजन की जरूरत है आप बता दीजिए आप कौन बात करें, ठीक है। अभी अपन इधर देखते हैं इसके बारे में, हम देखते हैं यहाँ पर 1938 में आती है आपकी नेशनल प्लानिंग कमीशन। ये हरिपुरा कॉन्फ्रेंस चला था, हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने करी थी, जिसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी के बारे में कहा गया था। इस राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे, सुभाष चंद्र बोस के समय में हुआ था, ये पहली समिति थी जिसने इसके बारे में बात करा, जिसने इसके बारे में बात करी थी, ठीक है। चलो तो कोई दिक्कत है नहीं सर, हरिपुरा सेशन मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है आपका, ठीक है, नहीं गुजरात के अंदर पड़ता है आपका, लेकिन इससे भी बात ना पड़ पाई, ठीक है। चलो हाँ अच्छा ठीक, मैं सोच ही रहा था आप ही में, ठीक है, मैं कॉल कर लूँगा चाचा आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके बाद, यहाँ इसके बाद आपको देखने को मिलता है, इसके बाद आपको देखने को मिलता है बॉम्बे प्लान, इसके बाद आपको देखने को मिलता है बॉम्बे प्लान, आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद क्या देखने को मिलता है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान बम्बई के 8 इंडस्ट्रीज उद्योगपतियों द्वारा बनाया गया था, 15 वर्ष हो चुके हैं, जिसमें बताया गया था कि आने वाले 15 सालों में देश का विकास कैसे करना है। इसको आदिशेर दलाल के द्वारा पेश किया गया था, इसमें बहुत बड़े लोगों के नाम शामिल थे, बहुत बड़े लोगों के नाम शामिल, और तब कहीं जाके चीजें बनी थी। लेकिन इस सबका एंडिंग यहाँ नहीं हुई है, ठीक है, इस सबकी एंडिंग यहाँ नहीं हुई है। इस सबकी एंडिंग कहाँ होती है, इस सबकी एंडिंग अगर मैं आपको बताऊं तो वो होती है सर्वोदय प्लान से। सर्वोदय प्लान आपका आता है जिसको जेपी नारायण पेश करते हैं, जिनका काम था राइस फॉर ऑल, मतलब किसी एक वर्ग का नहीं सभी वर्गों का हमें विकास करना होगा, ठीक है। और एक वर्ग का विकास हम कैसे कर सकते हैं, योजना आयोग के माध्यम से। तो 15 मार्च 1950 को देश में योजनाओं को बनाने के लिए एक निकाय बनाया गया जिसको योजना आयोग हम कहते हैं। प्लानिंग कमीशन का काम करता है 5 ईयर प्लान को बनाना, इसको एग्जीक्यूशन करना, इसका इवैल्यूएशन करना, और इसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। बताइए समझ, तो यहाँ तक आज पढ़ेंगे, इसके आगे अपन कल पढ़ें, ठीक है। आज की क्लास समाप्त हो चुकी है, अरे जल्दी बुलाऊंगा आदित्य मेरे लाल, ठीक है, ठीक है। अब कल पढ़ते हैं अपन इससे आगे, बढ़िया लगा हो तो क्लास को लाइक कर देंगे, ताबड़तोड़, और कल मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। एसी चालू नहीं है। बालाजी शॉपिंग मॉल, दर्शनी, हाँ हो गया। तिरुमाला पहले ये फैमिली शॉप फैब का है बिल 2840 रुपये।